शुभ संध्या मित्रों, मैं समाजशास्त्र अध्यापक विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय आईएएस और पीसीएस दोनों माध्यमों के लिए स्टार्ट हो चुका है और उस पर मैंने आप लोगों से बृहद स्तर पर चर्चा भी किया। एक मैंने इसी पर सेमिनार भी लिया, आप लोग सेमिनार भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, हमने आपको समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में जो प्रथम टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में समाजशास्त्र की विद्या शाखा, उसके फर्स्ट टॉपिक यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, उस पर मैंने बृहद स्तर पर चर्चा कर चुका हूं। और फिर उसके बाद दोस्तों एक टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट में ही दिया गया है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, तो हमने उस पर भी आपको चर्चा किया। फिर उसके बाद अपने पिछले वीडियोस में मैंने समाजशास्त्र की उपयोगिता पर चर्चा किया। अब दोस्तों, समाजशास्त्र की उपयोगिता का चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो समाज में समस्याएं विद्यमान हैं, उन समस्याओं के पीछे क्या अकेले एक कारण सामाजिक कारक ही मौजूद है? तो नहीं, उसके साथ साथ राजनीतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक ये भी मौजूद थे। तो दोस्तों, इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों से कुछ न कुछ संबंध मौजूद है। तो इसी कारण यूपीएससी ने आपको एक टॉपिक दिया, समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों से संबंध। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें चीजें मौजूद हैं। समाज शास्त्र एवं अन्य विषयों से संबंध। तो ये आपको यूपीएससी ने टॉपिक दिया है और मैं आपको इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, समाजशास्त्र क्या है? एक समाजशास्त्र क्या है? एक व्यवस्थित विषय है। समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, समाज में उपस्थित जो सदस्य हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन होता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में उपस्थित सदस्यों के मध्य के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, एक विषय के रूप में
जो समाज शास्त्र की विषय वस्तु है वह क्या है, बिल्कुल भिन्न है। एक विषय के रूप में समाज शास्त्र की विषय वस्तु भिन्न है, अर्थात कि अलग है। अर्थात कि यहां पर इस लाइन का तात्पर्य यह हुआ कि समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है वह अन्य विषयों से बिल्कुल अलग है। अब जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, मानव शास्त्र के अंतर्गत हम आदिम समाज का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम शक्ति और सत्ता से संबंधित चीजों का उल्लेख कर रहे हैं, और समाज शास्त्र के अंतर्गत हम मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। समाज में उपस्थित सदस्यों के मध्य जो उपस्थित अंतर संबंध है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक विषय के रूप में समाज शास्त्र की विषय वस्तु भिन्न है, परंतु अन्य विषय के विषय वस्तुओं के साथ अन्य विषय के विषय वस्तुओं के साथ कुछ समानताएं भी उपस्थित है। अभी आप लोग आगे चलकर पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, इसी लाइन को। अर्थात कि दोस्तों इस लाइन से यह स्पष्ट हो रहा है कि परंतु अन्य विषय, अर्थात कि समाज शास्त्र से हटकर विषय। अब समाज शास्त्र से और हटकर विषय कौन है? अर्थशास्त्र है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, मानव शास्त्र है, मनोविज्ञान है, नृविज्ञान है। तो अन्य विषय के विषय वस्तुओं के साथ अब जैसे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आर्थिक क्रिया है, तो दोस्तों जैसे समाज शास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन कर रहा है, तो मानव समाज को चलने के लिए आर्थिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या हुआ? कुछ समानताएं उपस्थित हुई। तो यहां पर परंतु अन्य विषय के विषय वस्तुओं के साथ कुछ समानताएं उपस्थित है, तो हम समाज शास्त्र को अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इतिहास आपका क्या है? बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करता है। तो दोस्तों समाज शास्त्र के उद्भव में उसके इतिहास का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा पुनर्जागरण, आपने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो समाज शास्त्र के उद्भव में इन तीन ऐतिहासिक घटनाओं का योगदान था, तो इस कारण समाज शास्त्र और इतिहास में कुछ न कुछ समानताएं उपस्थित है। तो अन्य विषय के विषय वस्तुओं के साथ कुछ समानताएं भी उपस्थित है। तो दोस्तों इसी कारण हम समाज शास्त्र के अंतर्गत हम अन्य विषय वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं। चूंकि समाज शास्त्र समाज के बीच उपस्थित सदस्यों, जो समाज में उपस्थित सदस्य हैं, उनके मध्य के अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों समाज में उपस्थित अब कोई भी व्यवस्था है जो इन संबंधों का आधार है, अर्थात कि समाज में जो भी उपस्थित व्यवस्था है जो इन अंतः संबंधों का अगर क्या है? आधार है, तो दोस्तों वह समाज शास्त्र की विषय वस्तु स्वतः बन जाएगी। तो अतः हम समाज शास्त्र की तरह अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, नृविज्ञान आदि में अपने अपने ढंग से
सामाजिक समस्याओं की विवेचना होती है। अर्थशास्त्र में अपने ढंग से, नृविज्ञान में अपने ढंग से, मानव शास्त्र में अपने ढंग से, ये सभी विषय वस्तु सामाजिक समस्याओं का विवेचन करते हैं। तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु का हिस्सा यह स्वतः बन जाते हैं। तो यह समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा अपने आप बन जाते हैं। क्यों बने? क्योंकि मानव शास्त्र भी आदिम समाज का अध्ययन कर रहा है। तो किस प्रकार के आदिम समाज का अध्ययन कर रहा है? तो इन सब को हम समाज शास्त्र के अंतर्गत भी तो अध्ययन करते हैं। आखिरकार हम समाज शास्त्र के अंतर्गत समकालीन समाज या आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम कितना डेवलप हुए हैं, इसके पीछे हम अपने इतिहास आदिम समाज को भी तो देखेंगे। तो दोस्तों, बस यहां पर सिंपल तरीके से आपको इतना समझना था समाज शास्त्र एवं अन्य विषयों से संबंध। अब दोस्तों आते हैं समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। लगातार यूपीएससी ने इस टॉपिक से प्रश्न पूछा है। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र। दोस्तों, अब हम लोग इस टॉपिक को वृहद स्तर पर समझते हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से यूपीएससी ने लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। और आप लोगों को एक चीज के लिए आश्वस्त कर दूं कि आप लोग सिर्फ टॉपिक को समझिए, लिखने का कार्य बिल्कुल भी ना करिए। हम आपको ये जितना पढ़ा रहे हैं सभी का नोट्स आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, वो भी प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध होगा। आपको किसी भी प्रकार की चीजों को नोट नहीं करने की आवश्यकता है, सिर्फ समझिए। और समझने के बाद जो यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना अधिक सॉल्व करेंगे, लिखने का कार्य आपको कहां करना है, लिखने का कार्य आपको प्रश्न को सॉल्व करने में करिए। और दोस्तों, मैं वादा कर रहा हूं कि यूपीएससी में जितने प्रश्न आप सॉल्व भी कर लेंगे तो आपकी आधी तैयारी समाज शास्त्र की हो गई। तो इस कारण आप लिखने का काम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रश्नों को सॉल्व करने में करिए, बाकी प्रिंटेड नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, ज्ञान की ये दो शाखाएं, ये ज्ञान की जो दो शाखाएं हैं, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध मौजूद है। इनमें घनिष्ठ संबंधता देखने को मिलता है। दोनों घनिष्ठ संबंध है। एक मार्शल हैं, उनको आप लोग जानते होंगे। उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र एक और किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन चीजों की अध्ययन कर रहे हैं? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और दूसरी ओर मनुष्य से संबंध विषयों के एक भाग का भी अध्ययन कर रहा है। मार्शल जी का क्या कहना है? मार्शल जी कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक ओर धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक ओर धन का विज्ञान है और दूसरी ओर मनुष्य से संबंध विषयों के एक भाग का भी अध्ययन कर रहा है। दूसरी ओर मनुष्य से संबंध विषयों
के एक भाग का भी अध्ययन करता है। यहां पर दोस्तों आप ही सोचिए कि समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन हो रहा है। अब समाज में मानव रह रहे हैं, उनके बीच अंतर संबंध होगा। तो अंतर संबंध में अगर देखा जाए तो एक भाग आपका आर्थिक क्रिया है। तो यहां पर मार्शल जी कह रहे हैं कि एक और धन का विज्ञान तो अर्थशास्त्र है ही है, दूसरी ओर जो मानव से संबंध विषय है, मानव से संबंध तो कई विषय हैं, तो उन संबंध विषयों के एक भाग का भी अध्ययन कौन कर रहा है? अर्थशास्त्र कर रहा है। एक भाग क्या हुआ कि किस प्रकार हम अपने आजीविका को संचालित करें। आप भी अपने घरों में रह रहे हो, तो अपने घर में रह रहे हो तो आप अपने घर में अकेले तो आप रह नहीं रहे हो, आपके साथ साथ और भी सदस्य उपस्थित है। तो और सदस्य अगर उपस्थित है तो आपके जैसे माता पिता है। अब माता पिता के मान लो कि 4 पुत्र हैं। अब उन 4 पुत्रों का भरण पोषण किस प्रकार से किया जाए, और साथ ही साथ भविष्य में मान लो कि कोई आपात की स्थिति हो जाए तो उस आपात स्थिति के लिए भी कुछ न कुछ धन बचाया जाए। तो दोस्तों मानव से संबंध विषयों में एक भाग जो है यह सुनियोजित करने के लिए होता है कि हम अर्थ का संचालन किस तरीके से करें। तो मार्शल जी का यह कहना था। दोस्तों मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़ने का प्रयास किया। ये जो मार्शल जी थे उन्होंने अर्थशास्त्र के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित है। राइट दोस्तों, तो अर्थशास्त्र को उन्होंने मानव कल्याण से जोड़ने का प्रयास किया। तो दोस्तों यहां पर आपको अर्थशास्त्र की अगर परिभाषा में आया जाए तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में अगर देखा जाए तो जो सीमित संसाधन है, संसाधन तो प्रचुर मात्रा में तो मौजूद नहीं होंगे, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानवीय हो। तो अर्थशास्त्र जो है वह सीमित संसाधन के इष्टतम प्रयोग से संबंधित है ताकि अधिक से अधिक मानव कल्याण हो सके। अगर अर्थशास्त्र की डिफिनीशन में जाएंगे तो अर्थशास्त्र की परिभाषा यही हुई, सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग ताकि मानव कल्याण अधिक से अधिक हो सके। तो दोस्तों अब हम अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह कह सकते हैं कि यह वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग
की प्रक्रिया से संबंधित विषय है। अर्थात कि हम अर्थशास्त्र के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, यह आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, यह आर्थिक क्रियाएं समाज में अंतः संबंध को जन्म देती है। तो यह जो आपको आर्थिक क्रियाएं देखने को मिल रही है, ठीक है, तो लिख लेते हैं। यह आर्थिक क्रियाएं, यह आर्थिक क्रियाएं समाज के सदस्यों के मध्य किसको जन्म दे रही है? अंतः संबंधों को जन्म देती है। स्वयं आप अपने मन मस्तिष्क में सोचिए कि आप मान लीजिए कि मार्केट जाते हो, तो धीरे धीरे जब आप मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हो तो धीरे धीरे आपका एक पार्टिकुलर दुकान बन जाता है। मतलब कि आप उस दुकानदार पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। तो यह क्या हो रहा है? समाज के सदस्यों के मध्य एक अंतर संबंध का जन्म हो रहा है कि नहीं? जन्म हो रहा है। तो दोस्तों, यह आर्थिक क्रियाएं समाज के सदस्यों के मध्य अंतर संबंधों को जन्म देती है। तो अब आप यह सोचिए कि यूपीएससी ने एक टॉपिक दिया है, कार्य एवं आर्थिकी जीवन। तो कार्य एवं आर्थिकी जीवन जो यूपीएससी ने टॉपिक दिया, तो क्या कार्य एवं आर्थिक जीवन कार्य एवं आर्थिकी जीवन समाज शास्त्र की विषय वस्तु का हिस्सा बनेगा कि नहीं? कमेंट करिए। तो दोस्तों, कार्य एवं आर्थिक जीवन स्वतः समाज शास्त्र की विषय वस्तु का हिस्सा बन जाता है। विषय वस्तु का हिस्सा बन जाता है। राइट दोस्तों, तो समाज के सदस्यों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन कौन कर रहा है? समाजशास्त्र कर रहा है। और यह अर्थशास्त्र जो है, यह अपने आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से समाज के सदस्यों के मध्य अंतर संबंध को जन्म दे रहा है। तो दोस्तों, कार्य एवं आर्थिकी जीवन समाज शास्त्र की विषय वस्तु का हिस्सा स्वतः बन जाता है। विभिन्न समाजशास्त्री जो थे, जो भी आपके यहां समाज शास्त्र के अंतर्गत चिंतक जन्म लिए, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने आर्थिक क्रियाओं को, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन के अन्य हिस्सों से जोड़ने का प्रयास जरूर किया। वो चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे वेबर हो, चाहे आपके दुर्खिम हो, सभी समाजशास्त्रियों ने किसी न किसी तरीके से जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में एक घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। तो हम इस टॉपिक को विभिन्न समाजशास्त्रियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वह किस प्रकार आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन के हिस्सों से जोड़ने का प्रयास किया। तो आइए जानते हैं। तो उसमें एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिनका नाम ही बहुत चर्चित नाम है, कार्ल मार्क्स। सभी लोग परिचित है? जो जानते हो वो कमेंट करिएगा। कार्ल मार्क्स।
ठीक है दोस्तों। तो ये जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे सामाजिक जीवन के अन्य हिस्से से जोड़ा, आज हम सिर्फ उसी पर जानने की कोशिश करेंगे। उससे बाहर हम कार्ल मार्क्स के पूरे जीवन पर नहीं जाएंगे, सिर्फ यह जानेंगे कि उन्होंने आर्थिक क्रिया को कैसे सामाजिक जीवन के अन्य हिस्से से जोड़ने का प्रयास किया। तो दोस्तों, जो ये कार्ल मार्क्स है, इनकी प्रमुख पुस्तक है दास कैपिटल, इनकी पुस्तक है। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो थे वह एक कार्ल मार्क्स के जो विचार है वह आर्थिक निर्धारणवाद पर आधारित है। आर्थिक निर्धारणवाद पर आधारित है। किसी को पता हो निर्धारणवाद क्या होता है, वह कमेंट करके बताएं। हम उनके कमेंट का इंतजार भी कर रहे हैं। निर्धारणवादी कौन होते हैं? तो दोस्तों, जो निर्धारणवादी होते हैं वो हर एक घटना के पीछे प्रत्येक घटना के लिए सिर्फ एक कारण को जिम्मेदार मानते हैं। प्रत्येक घटना के लिए सिर्फ एक कारण को जिम्मेदार मानते हैं। ये दूसरे कारक को स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये हमेशा प्रत्येक घटना के लिए सिर्फ एक कारण को जिम्मेदार मानते हैं। इस कारण के अलावा दूसरे कारण को उस घटना के लिए कभी भी ये जिम्मेदार मानेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, जब कार्ल मार्क्स एक आर्थिक निर्धारणवादी व्यक्ति थे, तो वह हर एक घटना के पीछे किसको मानेंगे? आर्थिक कारण को मानेंगे। प्रत्येक घटना के पीछे यह सिर्फ एक कारण को मानते हुए दिखाई देते हैं, आर्थिक कारण। तो दोस्तों, मार्क्स ने मनुष्य के समाज के हर प्रमुख घटना को आर्थिक क्रिया से ही जोड़कर देखा। जो कार्ल मार्क्स थे, वह जो भी मानव समाज से संबंधित जो भी घटनाएं घट रही थी, उसके पीछे एक कारण को माना, आर्थिक कारण को। अर्थात कि मनुष्य के अस्तित्व, समाज का उद्भव, परिवार का जन्म एवं सामाजिक स्तरीकरण से लेकर सामाजिक परिवर्तन तक सभी प्रक्रियाओं को उन्होंने आर्थिक रूप से जोड़कर देखा। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने समाज के, मानव समाज लिख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने मानव समाज से संबंधित
हर एक प्रमुख घटना के पीछे आर्थिक कारण को माना। हर एक प्रमुख घटना के पीछे आर्थिक कारण को माना। वह दोस्तों चाहे मनुष्य का उद्भव, चाहे समाज का उद्भव, चाहे परिवार का उद्भव, चाहे वह स्तरीकरण का उद्भव और स्तरीकरण के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन तक, सबके पीछे उन्होंने आर्थिक कारण को माना। ये आप लोग जब कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में जानेंगे भी। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स मानव समाज के हर प्रमुख घटना को आर्थिक क्रिया से जोड़कर देख रहे हैं। मनुष्य के अस्तित्व हो, चाहे समाज का उद्भव हो, चाहे परिवार की उत्पत्ति हो, चाहे सामाजिक स्तरीकरण से लेकर सामाजिक परिवर्तन तक, इन सभी प्रक्रिया के पीछे इन्होंने किस कारक को जिम्मेदार माना? आर्थिक कारक को। तो दोस्तों अब आपके मन मस्तिष्क में देखिए, अब जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूं उसको यहां पर इंपुट नहीं करना है, सिर्फ आप समझने के दृष्टिकोण से कि कैसे यह आर्थिक कारक जिम्मेदार हुए। अगर आप इस चीज को जोड़ देंगे तो यह टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगी। हमें लेंदी नहीं बनाना है, बस हमें इतना ही लिख देना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार यह जो आर्थिक क्रिया है यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन का हिस्सा कैसे बना, बस आपको इतना बता देना है। लेकिन अब जो मैं समझाने वाला हूं उसको सिर्फ आप समझने के दृष्टिकोण से समझिए। अब दोस्तों जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि मनुष्य का उद्भव के पीछे आर्थिक कारण जिम्मेदार है, तो जब मनुष्य पृथ्वी पर आया, जब मानव जो था वह पृथ्वी पर आया, तो मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तब वह अपने अस्तित्व को मात्र इस कारण से संरक्षित रख सका क्योंकि वह भोजन, वस्त्र और आवास इत्यादि जैसे भौतिक वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्माण में सक्षम था। अगर उस मानव के पास भौतिक जो आपके वस्तु हैं उसके उत्पादन करने में असक्षम होता तो वह कुछ नहीं कर पाता। तो मनुष्य का उत्पत्ति जो है वह इस कारण संरक्षित रह सकी क्योंकि वह भोजन, वस्त्र एवं आवास पर विजय प्राप्त की। तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वह किस पर आधारित रहा? आर्थिक क्रिया पर। अब दोस्तों कार्ल मार्क्स ने आगे कहा समाज का उद्भव। तो समाज का उद्भव कैसे? अब दोस्तों जब मानव ने इन भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया तो वह सिर्फ अपने अकेले के लिए कर रहा था। अब उसको लगा कि मैं अकेले उत्पादन कर रहा हूं तो बहुत कम उत्पादन होगा। आप ही अपने मन मस्तिष्क में सोचिए, आप अकेले अगर घर में कार्य करते हैं तो उतना इनकम नहीं बनेगा, लेकिन सब मिलकर कार्य करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इनकम बनेगा। तो वैसे मानव के अंदर यह विचार आया कि अकेले उत्पादन करने में हम
बहुत कम सीमित मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे। इस कारण मानव ने संगठित होकर यह सोचा कि हम संगठित होकर उत्पादन करेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा। तो इस उद्देश्य से समाज का उद्भव हुआ। तो आर्थिक कारक जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर कार्ल मार्क्स आगे कहते परिवार का जन्म। तो दोस्तों, जब मानव संगठित होकर उत्पादन करने लगा और समाज का निर्माण हुआ, तो कुछ लोगों ने अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे। तो धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क में यह विचार आया कि क्यों न यह जो उत्पादन हो रहा है और उत्पादन के बाद जो धन हम अर्जित कर रहे हैं, तो वह क्यों न मेरे वास्तविक पुत्रों में हस्तांतरण हो। तो दोस्तों, उस वक्त पितृत्व निर्धारण की व्यवस्था जो थी वह सुनिश्चित नहीं थी, क्योंकि एक जो महिला थी वह एक पुरुष के साथ हो सकता है, वह दूसरे पुरुष के साथ हो सकता है, तीसरे पुरुष के साथ, क्योंकि पितृत्व निर्धारण उस वक्त कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं थी। तो इस उद्देश्य से परिवार का जन्म हुआ ताकि पितृत्व निर्धारण सुनिश्चित हो सके। अब जब परिवार का जन्म हो गया, हाँ, अब यह व्यक्ति इसकी पत्नी है और इससे उत्पन्न होने वाला बच्चा उसका पिता है। अब उस पिता का जो संपत्ति है वह उसके पुत्र में हस्तांतरण हो गया। तो दोस्तों, परिवार का जो जन्म हुआ वह पितृत्व निर्धारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हुआ, ताकि जो संपत्ति हम अर्जित कर रहे हैं वह संपत्ति हमारे वास्तविक पुत्रों में हस्तांतरण हो। तो दोस्तों, आर्थिक क्रिया जिम्मेदार हुई कि नहीं परिवार के जन्म के लिए? आप लोग कमेंट करिए। आगे दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण को भी आर्थिक क्रिया से देखा। प्रारंभ में मनुष्य एक आखेटक था, शिकारी था, शिकार करता था। वह जंगल में जाता था और डेली एक ना एक जानवर को शिकार करता था और फिर उसके बाद वह लेकर आता था और सब लोग मिल बांट कर खाते थे। उस वक्त दोस्तों अधिशेष का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता था। वह डेली जो भी उत्पादन करता था वह सिर्फ अपने उपभोग के लिए उत्पादन करता था। मतलब कि वह जितना उपभोग कर पाए, जैसे मैं दिन भर में मान लीजिए कि मैं 100 रुपए का खाना खा सकता हूं, तो वह जाता था 100 रुपए का उत्पादन करता था और डेली खाता था। तो जितना उस समाज के लोगों के लिए उपभोग की आवश्यकता थी वह उतना शिकार करता था और सब लोग मिल बांट कर डेली खाते थे। अधिशेष का उत्पादन नहीं होता था। अधिशेष का मतलब कि कम से कम न से तो 10-20 दिन के लिए उत्पादन हो जाए, तो हम एक दिन काम किए, 8-10 दिन आराम से बैठे, तो यह बिल्कुल नहीं होता था। धीरे धीरे मानो कृषि में प्रवेश हुआ। अब दोस्तों, अब समाज के कुछ सदस्य जो थे पूरे समाज के उपभोग के उद्देश्य से खाद्यान्न के उत्पादन में समर्थ हो गए। मतलब कि जब हम कृषि करने लगे तो अब समाज के जो कुछ सदस्य हैं, जो समाज के सभी लोग नहीं, कुछ सदस्य, मतलब कि एक समाज में मान लो कि एक समाज में 500 लोग हैं। एक समाज में 500 लोग हैं। अब इसमें से 100 सदस्य मिलकर इस पूरे 500 लोगों के लिए क्या करने लगे? उत्पादन करने लगे। तो मतलब कि अब समाज के कुछ सदस्य पूरे समाज के उपभोग के उद्देश्य से खाद्यान्न के उत्पादन में समर्थ हो गए। अब दोस्तों 100 लोग जब उत्पादन पूरे 500 के लिए कर रहे हैं तो समाज के अन्य सदस्य खाद्यान्न के उत्पादन से मुक्त हो गए। तो मतलब कि यहां पर 100 लोग कृषि के लिए लगे हैं। अब जो 400 लोग हैं उनको अब खाद्यान्न उत्पादन से तो मतलब नहीं है।
अब वो खाद्यान्न का उत्पादन तो करेंगे नहीं। तो दोस्तों अब जो अन्य सदस्य थे वह अन्य आर्थिक क्रियाओं से जुड़ गए। ये जो 400 सदस्य बचे रह गए यह अन्य आर्थिक क्रियाओं से जुड़ गए। अब ये अन्य आर्थिक क्रियाएं करने लगे। तो इसमें जो सक्षम थे जिन्होंने उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया और संपत्ति का भी संचय अधिक से अधिक किया, तो इसमें अन्य सदस्य पिछड़ते हुए दिखाई दिए। अब जो यह 100 व्यक्ति जो थे वह एग्रीकल्चर का कार्य कर रहे थे। अब यह 100 व्यक्ति मिलकर पूरे समाज के लिए क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, खाद्यान्न का उत्पादन। अब ये 400 लोग खाद्यान्न के उत्पादन से मुक्त हो गए क्योंकि अब अधिशेष का उत्पादन हो रहा है, तो अन्य लोग मुक्त हो गए। तो ये अन्य आर्थिक क्रियाओं से जुड़े, अन्य वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ गए। अब ये अन्य लोग वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ गए, तो जो इसमें बहुत ज्यादा चालाक था, जो बहुत ज्यादा होशियार था, वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने लगा। अब ये ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया तो अधिक से अधिक संपत्ति संचय की, लेकिन इस प्रक्रिया में कई लोग पीछे छूट गए क्योंकि अब समाज में विनिमय की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई है, आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो इसमें कुछ सदस्य क्या हुए? पीछे छूट गए। तो जब पीछे छूटे तो अब वर्ग विभाजन उत्पन्न होगा कि नहीं? वर्ग विभाजन उत्पन्न हुआ। तो वर्ग विभाजन जब उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? संघर्ष होंगे। तो विभिन्न वर्ग के सामूहिक हित जो है वह एक दूसरे से भिन्न होंगे। अब इस वर्ग विभाजन में जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसका सामूहिक हित मध्यम वर्ग से भिन्न होगा, एक दूसरे से भिन्न होता दिखाई दे रहा है। तो जिनके पास संसाधन थे वो अन्य सदस्यों का शोषण करने लगे। जिनके पास अधिक से अधिक संसाधन थे, जो कमजोर लोग थे, उनका शोषण करने लगे। अब इस शोषण के कारण क्या उत्पन्न हुआ? संघर्ष उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। तो संघर्ष उत्पन्न हुआ तो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार बन गया। तो यहां पर वर्ग विभाजन जो उत्पन्न हुआ वह स्तरीकरण का आधार बना। जो आपको वर्ग विभाजन देखने को मिला वह स्तरीकरण का एक आधार बना। और स्तरीकरण क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के कारण ही हुआ, क्योंकि जो सदस्य सक्षम थे वो अधिक से अधिक उत्पादन कर लिए, वो अधिक से अधिक संपत्ति का संचय कर लिए, और इस बीच में कई लोग पीछे छूट गए। तो कार्ल मार्क्स यह कहना चाह रहे हैं कि मानव का अस्तित्व भी आर्थिक क्रिया से, समाज का उद्भव भी आर्थिक क्रिया से, परिवार का उद्भव भी आर्थिक क्रिया से, स्तरीकरण भी आर्थिक क्रिया से, और दोस्तों फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन भी आर्थिक क्रियाओं के कारण हुआ। यह कार्ल मार्क्स का कहना है। तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को भी आर्थिक क्रिया से जोड़कर देखा। सभी को समझ में आया? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, बाकी जो समझ में आया है वो बिल्कुल यस कहकर आगे निकल जाइएगा। प्लीज आप लोग यस कहिएगा। अब दोस्तों कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध के आधार पर देखा। एक अन्य और चिंतक थे उनका नाम है वेबर। एक अन्य भी चिंतक हैं, उनका नाम क्या है? वेबर। तो दोस्तों वेबर किस प्रकार बताते हैं अब हम लोग यह जानते हैं। वेबर भी एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं और इनको अलग से चिंतक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वेबर ने भी यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो सामाजिक व्यवस्था है वह आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो वेबर भी समझाने का प्रयास किए कि सामाजिक व्यवस्थाएं आर्थिक क्रियाओं को
प्रभावित करते हैं। ये लाइन अभी आप लोग याद रखिएगा, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, अभी समझेंगे आप लोग बृहस्थ स्तर पर। वीवर की एक प्रमुख पुस्तक थी प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना। प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, ये वेबर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है। और इसमें इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताएं मौजूद थी उसने यूरोपीय समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। अर्थात कि जो इस यूरोपीय समाज में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के मानने वाले अनुयायी थे, उन्होंने किस प्रकार पूंजीवाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया और वेबर ने इसको समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा वेबर के थ्योरी में लेके जाऊंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ इतना लिखना, क्योंकि वेबर ने समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र में जोड़कर समझाया। सामाजिक व्यवस्थाएं आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों हम इसके स्टोरी में जाते हैं, थोड़े स्टोरी समझते हैं। तो दोस्तों प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं ने यूरोपीय समाज में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। कैसे बढ़ावा दिया? तो वेबर ने आगे कहा कि यूरोप में भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद थे, लेकिन दोस्तों एशिया में भी भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। यह नहीं कि यूरोप में ही अकेले भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद थे, एशिया में भी मौजूद थे। लेकिन एशिया जो है वह पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे सका और पूंजीवाद वहां असफल रहा, लेकिन यूरोप में सफल रहा। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण मौजूद होगा ना, ऐसे ही यूरोप में तो सफल नहीं हो गया, तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तो दोस्तों यह वेबर ने देखने का प्रयास किया क्या कारण है। तो उन्होंने देखा कि यूरोप में जितने भी सफल व्यापारी थे, देखा कि सभी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो वेबर ने कहा कि इस धर्म की मान्यताओं में कुछ न कुछ मौजूद होगा जिसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। तो उन्होंने इस मान्यताओं को देखने का प्रयास किया। तो मान्यताओं को जब देखा तो पता चला कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में यह मान्यताएं प्रचलित थी कि मनुष्य के जीवन में मात्र एक व्यवसाय जरूर होना चाहिए। वहां पर यह मान्यताएं मौजूद थी कि ईश्वर द्वारा यह प्रदत्त एक आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का आप अच्छे तरीके से निर्वहन करिए और इन जिम्मेदारियों को आप ईमानदारी पूर्वक चलाएंगे और जो भी आप व्यवसाय के साथ धन कमा रहे हैं वह धन सफलता का आपका प्रमाण है और धन कमाने के बाद आपको पुनर्निवेश भी करना पड़ेगा और धन का दुरुपयोग विलासिता पूर्ण बिल्कुल भी नहीं करना होगा। और दोस्तों समय का दुरुपयोग नहीं, टाइम इज वेरी प्रीशियस, समय बहुत कीमती, आप समय का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी यौन संबंध बनेंगे वह वैवाहिक संबंध के भीतर बनेंगे। तो दोस्तों यह यूरोप में मान्यता, यह प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में मान्यताएं मौजूद थी। तो दोस्तों सामाजिक व्यवस्था क्या है? धर्म आपकी एक सामाजिक व्यवस्था हो गई जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में मौजूद थी और जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में मौजूद थी वह आर्थिक क्रियाओं को
बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट करिएगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की जो मान्यताएं थी वह आपके पूंजीवाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने में जिम्मेदार हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो दोस्तों यह आपको समझाने का वेबर ने प्रयास किया। फिर उसके बाद दोस्तों एक दुर्खिम समाजशास्त्री हैं, क्या नाम है? दुर्खिम। ठीक है दोस्तों, तो एक दुर्खिम समाजशास्त्री हैं, इन्होंने एडम स्मिथ की लेखनियों से श्रम विभाजन की अवधारणा को अपनाया। एडम स्मिथ की लेखनी से क्या अपनाया? श्रम विभाजन की अवधारणा को अपनाया। और दोस्तों उन्होंने श्रम विभाजन की इस अवधारणा को, एडम स्मिथ के लेखनी से उन्होंने श्रम विभाजन की अवधारणा को अपनाया। एडम स्मिथ जो आपके समाज अर्थशास्त्र के पितामह कहलाते हैं, तो एडम स्मिथ की लेखनी से श्रम विभाजन को अपनाया और इस श्रम विभाजन की अवधारणा को सामाजिक जीवन के हर पक्ष से जोड़कर देखा। कौन? दुर्खिम। इस श्रम विभाजन की अवधारणा को सामाजिक जीवन के हर पक्ष से जोड़कर देखा। अब दोस्तों दुर्खिम का श्रम विभाजन सिद्धांत जो है वह हम आपको दुर्खिम जब चिंतक पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बस एक चीज जान लीजिए कि श्रम विभाजन क्या है। तो दोस्तों यह एक जटिल क्रिया को, श्रम विभाजन जो होता है जो जटिल क्रिया है, उन क्रियाओं को साधारण हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। जब साधारण हिस्सों में वर्गीकृत करके विभिन्न लोगों में आवंटित कर दिया जाता है, इसके माध्यम से हम उस जटिल क्रिया को आसानी से पूरा समझ लेते हैं। तो यह आपका श्रम विभाजन कहलाता है। यह मैं सिर्फ शाब्दिक अर्थ बताया। तो दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रिया को जोड़ा। तो दोस्तों एडम स्मिथ की लेखनी से उन्होंने श्रम विभाजन की अवधारणा को अपनाया और इस श्रम विभाजन को सामाजिक जीवन के हर पक्ष से जोड़कर इन्होंने देखा। अब दोस्तों यह अब स्पष्ट होता है कि आर्थिक प्रक्रियाओं का सामाजिक जीवन पर यह व्यापक प्रभाव दर्शाता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पूर्णतः एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। यह बिल्कुल अब स्पष्ट होता है क्योंकि हमने थिंकर के माध्यम से भी देखा। तमाम समाजशास्त्री ने आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक जीवन के हर पहलू से जोड़कर देखा भी। तो दोस्तों समाजशास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले पद्धतियों का प्रयोग अर्थशास्त्र में भी किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले जो पद्धतियों का प्रयोग है वह हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी देख सकते हैं। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो समाजशास्त्र की पद्धतियों को जोड़कर देख रहे हैं, तो देखिए नगरीकरण, एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख रहे हैं? नगरीकरण, आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, श्रम विभाजन, राइट? नगरीकरण, आर्थिक प्रगति, श्रम विभाजन, बेरोजगारी।
बेरोजगारी, गरीबी, औद्योगिकीकरण, सामाजिक कल्याण, जनसंख्या। सामाजिक कल्याण। तो दोस्तों यहां पर लाइन क्या है कि समाज शास्त्र में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों का प्रयोग अर्थशास्त्र में भी किया जा सकता है। तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि नगरीकरण हो, चाहे आर्थिक प्रगति हो, श्रम विभाजन हो, बेरोजगारी हो, जनसंख्या हो, सामाजिक कल्याण हो। अगर समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन हो रहा है, समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन हो रहा है, तो उन अंतर संबंध में जो भी तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, उन समस्याओं का निराकरण के लिए हम समाजशास्त्र का सहारा लेते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र एक अनुसंधान पर आधारित विषय वस्तु है। वह उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जिनको प्रमाणित कर सकता है। तो दोस्तों अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने क्या देखा कि अर्थशास्त्र जो भी सीमित संसाधन है उसका इष्टतम प्रयोग करके मानव कल्याण को ही सुनिश्चित करता है। तो मानव कल्याण समाजशास्त्र भी कर रहा है, अर्थशास्त्र भी कर रहा है। तो समाजशास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले पद्धतियों का प्रयोग अर्थशास्त्र में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यह एक ऐसे विषय हैं जिनका समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में हम प्रचुर मात्रा में अध्ययन कर सकते हैं। तो इन दोनों ये जो आपने विषय देखा, इन विषयों को हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में अध्ययन, ठीक है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में अध्ययन करते हैं। एक विद्वान थे जिनका कहना है पार्सन्स एवं स्मेल्सर। इन्होंने आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्री सिद्धांत का ही अंग माना। क्या नाम है? पार्सन्स एवं स्मेल्सर। पार्सन्स एवं स्मेल्सर, इन्होंने आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्री सिद्धांत का अंग माना। जो पार्सन्स और स्मेल्सर हैं, उन्होंने जो भी आर्थिक सिद्धांत है उनको समाजशास्त्री सिद्धांत का अंग माना। परंतु दोस्तों समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक जीवन के लगभग जो भी मनुष्य के सामाजिक जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, उन लगभग तमाम पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अगर देखा जाए तो मानव समाज के जो भी पहलू हैं जिनमें तमाम प्रकार की समस्याएं विद्यमान होती है, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, तो समाजशास्त्र मानव समाज के हर पहलू पर वह स्टडी करता है। तो हर पहलू के अंतर्गत सामाजिक भी आएगा, आर्थिक भी आएगा, राजनीतिक भी आएगा। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है? सामाजिक जीवन के केवल एक पहलू आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन के लगभग सभी तमाम पक्षों का अध्ययन कर रहा है, चाहे वह आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी चीजों को समाजशास्त्र के अंतर्गत देखते भी है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ सामाजिक जीवन के केवल एक पक्ष आर्थिक पहलू का अध्ययन हो रहा है। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी घटना की व्याख्या के लिए
मुख्य रूप से आर्थिक कारणों की खोज की जाती है। कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ किसी घटना की व्याख्या के लिए हम मुख्य रूप से आर्थिक कारणों की खोज करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र वह सामाजिक जीवन के हर एक पक्ष, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, हर एक पक्ष का बृहद स्तर पर अध्ययन करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध के बावजूद भी अर्थशास्त्र मात्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र सिर्फ आर्थिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र का दायरा इससे बहुत ज्यादा व्यापक और बड़ा है। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को इसी अंदाज में हल करिएगा कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंधता में समाजशास्त्र को बताइए, अर्थशास्त्र को बताइए, और समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र से जोड़िए कि किस प्रकार का घनिष्ठ संबंध है। विभिन्न समाजशास्त्रियों के आधार पर भी बताइए, जैसे मैंने आपको वेबर, पार्सन्स, वेबर, कार्ल मार्क्स और दुर्खिम, इन तीनों का नाम लिया और बताया भी किस प्रकार इन्होंने आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक जीवन के साथ जोड़कर देखा। और फिर उसके बाद यह बताएं कि समाजशास्त्र जो है वह मानव समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, लेकिन अर्थशास्त्र मानव समाज के सिर्फ एक पक्ष आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध के बावजूद भी इन दोनों में व्यापक अंतर भी मौजूद है। राइट दोस्तों, तो आप लोगों को यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगा। कहीं पर आपको कोई भी समस्या उत्पन्न हुई होगी, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर आपका टॉपिक कौन सा रहेगा? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। तो अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र से संबंधित होगा और हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक